इस प्रयास के प्रांगण में एक मीटिंग बुला करके सभी नागरिक जन उपस्थित हैं और एक चिंतन मंथन के तहत हम ये सोच रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो तय किए हैं उनका 100% ही नहीं, लगभग 30% के आसपास अचीवमेंट होता है। तो भारत के इन लोगों ने, इन प्रबुद्ध लोगों ने ये सोचा है कि क्यों न हम सरकार को इन गोल को अचीव करने के अंदर किसी न किसी प्रकार से हम अपना सहयोग दें। इस सहयोग के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं विपिन जी हैं बीकानेर से, जो एडवोकेट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और NSCPM ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच दूसरे हैं KC शर्मा जी, जो प्रिंसिपल हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जनता के अंदर एक चेतना पैदा करने में आप अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और तीसरे प्रवक्ता के तौर पे हमारे बीच नरेंद्र जी गुप्ता जी हैं, जो उन्होंने अपना पूरा जीवन इस प्रयास NGO के मार्फत आदिवासियों में और इसी प्रकार के गरीबों के बीच में समर्पित किया है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा KC शर्मा जी आपसे कि यूनाइटेड नेशन ने एक पहला गोल जो तय किया है वो है कि सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना। जितने भी गरीबी के रूप हैं उनको अंत करने के अंदर भारत सरकार इंदिरा गांधी के उस नारे से लेकर के आज तक पिछड़ती रही है। आपका क्या चिंतन है कि किस तरीके से इसको अचीव किया जा सकता है? संक्षेप में अपनी बात रखें। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत सरकार और भारतवर्ष में जो राज्य सरकारें हैं वो प्रारंभ से ही ये प्रयत्न करती रही है कि गरीबी का उन्मूलन हो, लेकिन इस समस्या के बारे में जितना विचार किया गया है उसकी तुलना में हमेशा गरीबों की संख्या इस देश में बढ़ती रही है। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो हमें पहले तो ये समझना होगा कि हम किसको गरीब मानें। तो इस देश में और दुनिया में भी गरीब व्यक्ति वो माना जाएगा जिसके पास में खाने पीने के लिए और उसके रहने के लिए, दवाई के लिए, शिक्षा के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। अब ये एक बहुत ही सापेक्षिक अवधारणा है कि भाई कोई आदमी बहुत ज़्यादा गरीब है तो कोई आदमी कम गरीब है, लेकिन जो गरीबों का प्रतिशत है वो लगभग हमारे यहाँ 22 से लगा करके 25% तक लोगों के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। इसके बावजूद भी कई तरह के ऐसी भी रिपोर्ट है जो ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में 70 करोड़ जो लोग हैं वो गरीब हैं। तो भूखमरी और गरीबी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भूखमरी गरीबी का परिणाम है और गरीबी उसका कारण है। तो कारणों के बारे में भी विश्लेषण करना आवश्यक है और परिणामों को रोकने के लिए भी बात करना बहुत आवश्यक है। हम कैसे भूखमरी को रोकेंगे? भूखमरी को रोकना है तो सबसे पहले हमें गरीबी को रोकना पड़ेगा और गरीबी को रोकने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम उन कारणों का विश्लेषण करें जिनकी वजह से हमारे देश में इतनी अधिक गरीबी है। मैं फिर आता हूँ आपके पास में शर्मा जी। अब मैं चाहूँगा कि विपिन जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का दूसरा गोल जो है भूखमरी समाप्त करने के लिए है और उसके अंदर खाद्य सुरक्षा भी मुद्दा है और इस देश के नागरिकों को बेहतर पोषण के लिए भी बात रखी गई है और सरकार ने पोषण की नीति भी अभी तय की है और खेती के मामले में भी सतत कृषि को बढ़ावा देने की बात आई है। इस बीच में यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का भी मामला रखा है। तो इस मामले में 118 देश जो गरीब हैं उनमें हमारा भारत का 97वां नंबर है। आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत के इन संसाधनों से, जिन संसाधनों पे कुछ लोगों के हाथों में है, क्या भारत के इस GDP या इस पैसे से हम ये अचीव कर पाएंगे? गोल नहीं कर पाएंगे तो क्या उसके अंदर आपकी सहयोग रहेगा? भूख को हटाने के लिए दो पहलू से सोचने की जरूरत है। एक तो ये है कि किसान को कैसे खाद्य पहुँचे और गरीबी को कैसे खाद्य पहुँचे, और भूख जो है वो गाँव में भी ज़्यादा है, शहरों में भी है।
दो भागों में चुना, और उसके लिए मिटाने के लिए खाद्य सुरक्षा जरूरी है और खाद्य का संबंध कृषि से जुड़ा है। तो पहली जरूरत तो ये है कि कृषि को पोषण अगर देना है भूख के साथ, तो उसको जैविक खेती के ऊपर लाना होगा। प्राथमिकता जैविक खेती को देनी होगी। रासायनिक खेती और जीएम खेती जो है वो स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख पाएगी, वो उनको पोषक तत्व नहीं दे पाएगी। इसलिए जो जैविक खेती है वो प्राथमिकता मांगती है। दूसरी प्राथमिकता मांगती है कृषि, जो जीडीपी में अभी कम है, लेकिन वो जीडीपी में ज़्यादा आने के लिए उसको जरूरत है। उसको दो जरूरत है, तो सिंचाई के साधन बढ़ने की जरूरत है, जमीन ज़्यादा बढ़े, सिंचाई के साधन ज़्यादा बढ़े, इसको कैसे करें। और ज़मीन अगर ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है तो उसकी उपजाऊपना, उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसको जैविक खेती के जरिए से पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए और मानवीयता को ध्यान में रखते हुए उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब उसको करने के लिए जरूरत क्या है कि जो खेती है उसको सहकारी खेती में बदला जाना चाहिए। सहकारी खेती, सहकारी बाजार, सहकारी उद्योग, गांव से जुड़ा हुआ उद्योग, खाद्य से जुड़ा हुआ उद्योग, और उनको फिर पहुंचाने की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, वितरण का सिस्टम, ये सारे सिस्टम सहकारिता के जरिए से हो, जिसमें लोगों की भागीदारी हो, लोगों का निर्णय हो और वही उसको लागू करे। तो एक तरह से नए गठन की जरूरत है। सहकारिता को ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही से भी चलाने की जरूरत नहीं है और केवल सरकार के आदेशों से चलाने की भी जरूरत नहीं है। निजी हाथों से भी नहीं चल सकती। निजी हाथों में लाभ ऊपर चला जाता है, सरकारी हाथों में सरकारी तंत्र जो है वो हावी हो जाता है। लोगों की जरूरत, लोग अपनी जरूरत को कैसे समझते हैं, कैसे पूरी करते हैं, इसके लिए जरूरी है कि उसको सहकारी के लिए बदला जाए। और सहकारी का नमूना ये हो सकता है कि जिसके पास जितनी खेती है वो सहकारी के तौर पर उसका अंश माना जाए, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट माना जाए, सब मिलकर के गांव की खेती करें और उस खेती से जो लाभ मिले वो उनकी जो जमीन है उसके अनुपात में उनको मिले। और जो खेतीहर मजदूर है उसके ऊपर उसमें से निकाल करके कैसे दिया जाए, उसका वितरण की व्यवस्था की जाए ताकि मजदूरों की कमी नहीं हो और धीरे धीरे उनका भी शिक्षण और कौशलता को बढ़ाया जाए। दूसरी बात जो है इसके अंदर कि जो उत्पाद हो रहा है उसका भंडारण भी वहीं पर कैसे किया जा सकता है ताकि जो लाने ले जाने के अंदर उसका विनाश होता है, काफी बेकार चला जाता है, उसको रोका जाए और वो भूख को मिटाने में काम आ सके। तीसरी चीज जो भंडारण है उसके जरिए से ग्राम लेवल के ऊपर ही जो खाद्य से जुड़े हुए प्रसाधन के और उसको प्रोसेसिंग के तरीके हैं उनको वहीं डेवलप किया जाए, वो फैक्ट्रियां वहीं लगाई जाए और उस इलाके की लगाई जाए जो दोनों काम कर सकती है, गांव की पूर्ति भी करें और गांव से अगर अधिक उत्पाद है तो उसको बाहर भी करें, उसका निर्यात भी करें। मैं इस मामले में आपसे सवाल बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपका मानना है कि सहकारी के ऊपर आपने जोर जरूर दिया, लेकिन इस भारत के अंदर 5 साल से जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो मुद्दा है उसके अंदर जो माप है वो 5 साल के बच्चों के न्यूट्रिएंट के ऊपर, उनको जो पोषण के ऊपर है। पोषण के मामले में क्या नीति आप मानते हैं कि क्या हमारी ये खेती के ऊपर या जैविक खेती के ऊपर इस भारत के इन नन्हे मुन्ने 5 साल से नीचे के बालकों को क्या ये पोषण दे देगा या हमें पोषण के तौर पे कोई अन्य विकल्प इस देश के लिए ढूंढना पड़ेगा? नन्हे मुन्नों के जो पोषण को हम चाहते हैं या उनकी भूख को मिटाना चाहते हैं वो उनकी माता से, उनके पिता से, उनकी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। अगर उनकी जीवन शैली को ठीक करने की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई इसके साथ तो फिर ये है कि उनको केवल हम अनाज पहुंचा देंगे, अनाज पहुंचाने के बाद उनको बनाने के लिए ईंधन चाहिए, बर्तन चाहिए और उसको कैसे मिक्सचर करके करना है, कौन सा पोषण के लिए जो जो तत्व चाहिए उसकी उनको शिक्षा चाहिए। तो वो जब तक उसके साथ अगर उसको पूरा नहीं किया जाएगा तो वो काम नहीं हो सकता। तो मैं इसमें ये समझूं कि आप ये सोच रहे हैं कि माँ का दूध और प्रकृति के साथ बच्चे का जुड़ाव ये सर्वोपरि माना जाए, ये बिल्कुल, और माँ के दूध के लिए हम ये माने कि पहले माता का पोषण हो ताकि बच्चे का पोषण स्वतः रहे, ये माना जाए। आप इसी बात पे यही कहना चाहेंगे या इसमें कुछ एक अलग बात जोड़ना चाहेंगे? इसमें अलग बात ये जोड़ने की है कि माँ का पोषण करना, बच्चे को पोषित करने के लिए साथ के साथ एक गांव के ढांचे की भी जरूरत है जो इसके साथ शामिल हो। ग्राम सभा उसके साथ कैसे जुड़े, ग्राम सभा से जुड़ी हुई जो ऊपर की संस्थाएं वो कैसे जुड़े, उसको प्राथमिकता पर कैसे लाएं। वो एक काम में ये छोड़ करके नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर बाकायदा फोकस होकर के करने की जरूरत है ताकि हम टारगेट बनाए 2 साल में, 3 साल में इतने बच्चों की आबादी को, इतने बच्चों की संख्याओं को हम पूरा कर सकते हैं।
उसके अंदर लगने की जरूरत है। फिर उसके साथ पानी की आवश्यकता है। जो खाद्य है वो दो बातें हैं, या तो खाद्य वहीं पैदा हो और या खाद्य को कहीं से ला करके और उन तक पहुंचाया जाए। तो ये दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं। इधर जो गांव की खेती है, जिस जगह की खेती है, या शहर को हमें देना है कुपोषित लोगों को, भूखों को, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। गांव का वितरण व्यवस्था, गांव के उसको वहां तक ले जाने की। मैं फिर आता हूँ विपिन जी आपके पास में। अब मैं डॉक्टर नरेंद्र जी गुप्ता से मैं पूछना चाहूँगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है वो तीसरा गोल ये कहता है कि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। भारत की 1.25 अरब की जनसंख्या, उस जनसंख्या के अंदर एम्स जैसे हॉस्पिटल खोल के स्वास्थ्य पहुंचाया जाए, या छोटे स्तर पे गांवों के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को डेवलप करके स्वास्थ्य पहुंचाया जाए, या प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो ये रेस हो रही है कि क्या सरकार को इस सामाजिक सुरक्षा के मामले में अपनी भागीदारी किस तरीके से निभानी चाहिए, इस मामले में आपका क्या चिंतन है कि भारत का तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यदि हमें अचीव करना है तो इस देश के नागरिकों को बढ़ने के लिए इस तरह की हॉस्पिटल की सुविधाएं, इस तरह से पब्लिक या प्राइवेट के मॉडल, आपका क्या चिंतन है इस मामले में? देखिए, जहाँ तक स्वस्थ रहने की बात है तो स्वस्थ रहने के लिए तो जब तक पर्याप्त मात्रा में और संतुलित भोजन, सुरक्षित आवास, सुरक्षित पेयजल, प्रचुर मात्रा में जल अपने सफाई के लिए, जब तक ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होगी तब तक कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चे स्वस्थ नहीं रह सकते हैं और अपना पूरा जीवन नहीं जी सकते। रही बात जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अगर रोग ग्रसित होता है और या रोग ग्रसित ना हो, उसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार की हो, वो एक पक्ष इस तरह का है जिसकी भी आवश्यकता है स्वस्थ रहने के लिए। तो स्वास्थ्य सेवाओं में जहाँ तक जो आज मौजूदा परिस्थिति है भारत में वो यही है कि हमारे यहाँ पर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी है। बहुत अधिक मात्रा में हमारे यहाँ के जो परिवार हैं उनकी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उन तक उनकी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं और इसके कारण से कम आयु में मृत्यु बहुत हो रही है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु होती है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु होती है, 30, 40, 50 साल में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी मृत्यु हम कम आयु में मृत्यु इनकी गिनते हैं, प्री मैच्योर मोर्टालिटी अंग्रेजी में इनको बोलते हैं। और ये जो हो रही हैं वो मुख्य रूप से इसलिए हो रही हैं कि एक तो जो स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति नहीं हो रही है और दूसरा जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो आसानी से उनको उपलब्ध नहीं है। ऐसा वर्ल्ड मेडिसिन सिचुएशन रिपोर्ट एक है 2011 की है, 2004 की है, उसके अनुसार ये जो सर्वेक्षण किया गया भारत में लगभग 65% व्यक्ति ऐसे हैं जिनको जीवन रक्षक और आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध आसानी से नहीं है। तो जब उनको जीवन रक्षक और आवश्यक दवाइयाँ आसानी से उपलब्ध नहीं है तो निश्चित रूप से उनकी पहुँच जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उन तक भी नहीं है और नहीं है। इसके कारण से वो या तो अपंग हो जाते हैं लंबे समय तक के लिए और या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें संभावनाएं। मैं आपसे दर्शकों के लिए ये भी जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं कि सरकार जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में प्राइवेट सेक्टर को जिस कदर इन्वॉल्व कर रही है, सारा का सारा मॉडल जो पीपीपी और इन लाइन ऑफ एक्शन पे जा रहा है, तो क्या सरकार की ये जो व्यवस्था पब्लिक सेक्टर से जो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर करने की है, ये सही दिशा है या ये हमारे लिए महंगी स्वास्थ्य सेवाएं होगी या हमारी पहुंच से दूर हो पाएगी? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जो राजकीय वित्त जो उपलब्ध कराया जाता है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वो दुनिया में सबसे कम है। यहाँ पर भारत के अंदर जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका मात्र 1% राशि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए व्यय की जाती है।
जो अफ्रीका के जो देश हैं उनसे भी, उनके जो सकल घरेलू उत्पाद है उससे भी वो कम है। इतनी कम राशि में सबके लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा देना और स्वास्थ्य सेवा को हमारा जो मूलभूत अधिकार है, जीने का जो अधिकार है, उसके साथ अगर उसको जोड़ना है तो वो संभावना नहीं है। हम लोगों की लगातार मांग ये रही है कि सरकार को अपने सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम 2.5% स्वास्थ्य सेवाओं में लगाना चाहिए और देना चाहिए। रही बात जो आपने कही है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और सरकार का ये आजकल एक धारणा बन गई है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से बेहतर है, तो ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और लगातार हम लोग उनको इसी बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इसी बात को उनको लगातार बतला रहे हैं कि आप निजीकरण ना करें, क्योंकि निजीकरण का मतलब है व्यापारीकरण, जबकि स्वास्थ्य एक मूलभूत आवश्यकता है। अब अगर स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकता है तो शासन की और सरकार की ये दायित्व है कि वो उनको उपलब्ध कराए और गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराए और अपने स्वयं के निकायों से उनको उपलब्ध कराए, बनस्पत ये कि वो निजी क्षेत्र में उसका हस्तांतरण कर दे, क्योंकि निजी क्षेत्र में पहले ही बहुत बड़ी संख्या में रोगी अपना उपचार करा रहे हैं और जेब से अपना बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर 100 रुपया बीमारी का पे खर्च होता है तो 70 रुपया लोगों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। दुनिया में 70%। अमेरिका जैसा देश जो ये कहता है कि हाँ, सरकार वहाँ की ये कहती है कि हम अपनी जेब से कुछ, सरकार अपनी ओर से कुछ राशि खर्च नहीं करती है स्वास्थ्य सेवाओं में, लोगों को स्वयं पैसे व्यय करने होते हैं। वहाँ पर भी 60% पैसा, अगर 100 रुपया खर्च होता है तो 60 रुपया सरकार की ओर से व्यय होता है, 40 रुपया लोगों की जेब से जाता है और 40 भी जेब से नहीं जाता है, उसमें से भी 30 जो है रुपया वो जहाँ नौकरी करते हैं वो मालिक उनको उपलब्ध कराते हैं, केवल 10 रुपया अपनी जेब से जाता है। उसके विपरीत भारत में 70। तो इस देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर लोगों की जेब से जो पैसा खर्च होता है वो गरीबी बढ़ाने का और गरीबी बनाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं फिर आता हूँ। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये फंडामेंटल राइट है और इस फंडामेंटल राइट के लिए हम सब लोग जो हैं, जनता, इनको संघर्ष करके भी इसको फंडामेंटल राइट के तहत लेना चाहिए। अब मैं केसी शर्मा जी से मैं आपसे दोबारा आपके पास आना चाह रहा हूँ। गरीबी के मामले में हमने कई सालों से प्रयास कर रहे हैं और वस्तु स्थिति ये है कि भारत की जिस कदर से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से जो आंकलन और डेटा सरकारी है, उन डेटा और आंकलन के हिसाब से यदि हम देखें तो उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि हमें क्या ऐसे कोई मॉडल को अपनाना चाहिए या कोई ऐसी व्यवस्था कायम करनी चाहिए या कोई ऐसे CSR जैसे कॉरपोरेट की जितनी योजनाएं हैं ऐसी ला करके सोशल सेक्टर की नरेगा जैसी योजना ला करके या सरकार की ऐसी जो योजनाएं हैं जो सो कॉल्ड अपने आप को जनता को हमेशा टीवी और इस दर्शन पे हम देखते रहते हैं कि हम सरकार का जनता का ये भला कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि क्या ये जनता तक नहीं पहुंच पाने के कारण है? क्या ये वस्तु स्थिति है कि कहीं ये व्यवस्था जो सरकारी व्यवस्था है ये दोषी है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि आज तक गरीबी क्यों नहीं मिट पा रही है? इतने सरकार के सोशल सेक्टर के काम, इतनी सरकार की और बैंकों की लोनिंग, इसके बावजूद भी क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, हमारा जो स्टेट है वो कल्याणकारी स्टेट है, वेलफेयर स्टेट। लेकिन सरकार की जो अभी तक की जो नीतियाँ चली आ रही है प्रारंभ से लगा करके आज दिन तक, वो इस तरह की रही है कि उससे जनता उधर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे अभी सरकार ने, भारत सरकार ने आज़ादी के बाद में ये नीति बनाई कि देश के को सुलभ पानी सुलभ हो, ये पानी की उपलब्धता के लिए, चाहे खेती के लिए, चाहे पीने के लिए या अन्य उद्योग धंधों के लिए, तो बड़े बांधों की एक नीति अपनाई। अब बड़े बांध तो काफ़ी बन चुके हैं, लेकिन बड़े बांध बनने से क्या हुआ कि कितने ही लोग उससे वो वहाँ से उनको निकलना पड़ा, वो विस्थापित हो गए। उन विस्थापन में सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि
विस्थापन हुआ तो उनका पुनर्स्थापना उनकी सही ढंग से करनी थी सरकार, वो अभी तक कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं हुई। इसी तरह से और जनहित के जितने भी कार्य, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे सड़क हो, चाहे उद्योग हो, इस सब के लिए सरकार ने लोगों से खेती की जमीन ली, और खेती की जमीन लेने के कारण भी काफी मतलब लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। क्योंकि आप एक बार मान लीजिए एक बांध कहीं बना और वहां से लोगों को आपने मुआवजे भी दे दिया, पहली चीज तो मुआवजा पूरा दिया ही नहीं, जितना उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए उस ढंग से उसका आंकलन नहीं होता है, अभी तक नहीं हुआ कहीं पर भी। मैं बीच में आपको रोक के ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या सरकार के विकास में बिना जमीन के संभव है? क्या आप मानते हैं एक तरफ सरकार कह रही है कि हमें जमीन नहीं मिल रही है जिससे विकास करना संभव नहीं है, एक तरफ किसान कह रहे हैं कि हमारी जमीन अधिग्रहण नहीं करो, तो किस तरीके से हम गरीबी मिटाने के अंदर, क्या हम सिर्फ खेती करें, इंडस्ट्रीज नहीं लगाएं, जमीन दें नहीं, किस तरह की आप नहीं? देखिए मैं आपकी बात समझ गया, इसमें हमको क्या नीतिगत परिवर्तन करने पड़ेंगे। जैसे जल संग्रहण है बहुत आवश्यक है, पानी को बचाए रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसको छोटे स्तर पर आप बचाइए ना। बड़े बड़े बांध क्यों आप बनाना चाहते हैं जिससे जंगल भी बर्बाद हो रहे हैं, जमीन भी बर्बाद हो रही है, और लोगों के रोजगार भी जा रहे हैं, लोग भी बेघर हो रहे हैं और विस्थापित हो रहे हैं लोग सारे। अभी आप देखिए नर्मदा में भी कितने लोगों को अभी तक उनका सुधारा नहीं हुआ है, काफी लोग परेशान हो रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। तो ये जन आंदोलन क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सरकार की नीतियां इस तरह की, आप किसी कहीं बांध भी बनाना चाहते हो, मान लीजिए अपरिहार्य, पहली चीज तो मैं इस बात के बिल्कुल विरुद्ध हूँ कि आप बड़े बड़े बांध बनाओ। मैं कहता हूँ पानी के छोटे स्तर पर इस ढंग से पानी का संग्रहण करो जिससे कि पानी की आवश्यकता की भी पूर्ति हो सके और इस तरह से जमीन बर्बाद नहीं हो। लेकिन वो हो नहीं रहा है, जंगल भी बर्बाद हो रहे हैं, जमीन भी बर्बाद हो रही है। तो हमको इस तरह की योजनाएं बनाना चाहिए जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिले, लोग बेघरवार भी नहीं हो, और जो हमारी आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाए। आपने कहा कि जमीन लेना क्या आपके दृष्टिकोण से जमीन लेना अपरिहार्य है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि जमीन का उपयोग सही ढंग से हम करें तो इतनी जमीन की बर्बादी नहीं होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जमीन का। इसलिए आप ये इतनी ये सड़कों में चली गई, पर उद्योग धंधे, तो आप उद्योग धंधों में बड़े बड़े उद्योग क्यों लगाना चाहते हैं? मैं माफी चाहूंगा शर्मा जी, समय हमारा पूरा हो रहा है। दर्शकों की सवाल हम ले लें और एक सवाल दर्शकों से ले लें ताकि कोई बीच में एडिटिंग की बात आए तो। जो आप सब जो बात बता रहे हैं तीनों पैनलिस्ट से मैं पूछ रहा हूँ, ये सब सरकार में जो कर्मचारी लोग हैं उनको पता नहीं है कि बड़े बांध से नुकसान है, जमीन लेने से नुकसान नहीं है, तो वो तो सब कर रहे हैं, उनको भी जानकारी है ये सब, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं सोचता आप जो कह रहे हैं, क्योंकि सरकार और जो राजनीतिक जो दल है वो तात्कालिक लाभ की बात सोचती है, वो लंबी अवधि का उनके पास में कोई प्लानिंग नहीं होता है, वो अल्प अवधि के काम करते हैं। क्योंकि मुझे इसका एक उदाहरण, मैंने एक कॉलेज खोला नया और वो राजनीतियों के। ठीक है शर्मा जी, हम समय की कमी के कारण से आपका उदाहरण नहीं ले पा रहे हैं। दर्शकों से मैं निवेदन कर दूं कि हमने एक प्रयास किया है इस तरह का, इस प्रयास के प्रांगण में कि हम इस बात को जन जन तक फैलाएं और यूनाइटेड नेशन के जो गोल हैं उसमें जनता भागीदार बने, जनता सहभागी बने, जनता चिंतन के तौर पे इसमें शरीकत करें। धन्यवाद आप सभी के पधारने का। थैंक यू। हो गया।